जिक्र किया कि काजी फायज ईसा वाले केस का तफसीली फ़ैसला भी आ गया। 224 सफ़ात हैं, उनको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि पहले फ़ैसला आ चुका है, मुख्तसर फ़ैसला तो पहले सुनाया जा चुका है, उस पर भी बात करेंगे। मुल्क में वफाक और सिंध हुकूमत भी आमने सामने है, IG वाला इशू भी है, कानूनी निकात, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे इन तमाम इशूज़ पे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, शमीम उर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, टू बिगिन विद, ये काजी फायज ईसा वाला जो फैसला है केस का, आप लोग भी उसमें पिटिशनर थे, सुप्रीम कोर्ट बार भी उसमें गए थे थ्रू योर प्रेसिडेंट। मुख्तसर फैसले पे भी मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, अब तफसीली फैसला भी आ गया है। व्हाट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, अभी सबसे पहले तो ये होगा कि हम तफसीली फ़ैसला पढ़ेंगे। अभी तो हम उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है चूँकि हम पिटिशनर थे और उसमें जो फ़ैसला आ गया है इसको देखते हैं। और अब इसमें जो पहले भी आ गया था शॉर्ट फ़ैसला जो आया था मुख्तसर, उसके बाद भी अब तो ये सारे जो FBR को इख्तियारात दिए हैं वो देख के उसके बाद वो जो सारी रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगी और वो फिर देखेंगे इस पर मज़ीद किसी प्रोसीडिंग की ज़रूरत है या नहीं है। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एक आ गया गैर आइनी है, उसको सेट असाइड भी कर दिया गया, लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था मामला FBR को भेजा गया, इनलैंड रेवेन्यू है वहाँ पे भी अब हमने देखा है 7 दिन का कहा गया था, उसके बाद हो भी गया था, शुरू भी है, अभी भी जो उनकी अहलिया है जा रही हैं, दे रहे हैं, तो ये कि इनडायरेक्टली बाद में घूम फिर कर बात वापस रेफरेंस पे आ सकती है। जी, वापस वो चीफ जस्टिस जो है वो फैसला करेंगे और अल्टीमेटली अगर वो समझें, देखिए जो कि भेजना तो सदर ने होता है ना, भेजना तो सदर ने होता है। अब सदर ने एक दफ़ा कर दिया, उन्होंने वापस कर दिया, अब दोबारा से अगर FBR कोई चीज़ साबित करती है तो सदर क्या दोबारा अब ये भेजेंगे या ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है? उस जजमेंट के अंदर इख्तियार दे दिया गया है चीफ जस्टिस साहब को कि वो जो भी मटेरियल उनके सामने आएगा उसके बाद वो फिर फैसला करेंगे क्या प्रोसीडिंग होनी है। एक दफ़ा तो मामला खत्म नहीं हुआ, एक तरह से खत्म नहीं हुआ और वो है, लेकिन तफसीली फैसले के और भी मंदर जाते हैं, डिटेल्स हैं, जैसे याहिया अफरीदी का भी जो नोट है उसमें भी जो उन्होंने बात की है, लेकिन उस पर नोट की बात पे जब उन्होंने कहा कि सदर ने अपना सवाबदीदी इख्तियार गलत इस्तेमाल किया है, कुछ हो सकता है उस पर? नहीं, देखिए वो तो माइनॉरिटी व्यू है, वो जजमेंट तो नहीं है। अच्छा। उसका मतलब उसकी वो इम्प्लीकेशंस तो नहीं होंगी। डेफिनेटली उनकी एक ओपिनियन है, उसका अपना एहतराम है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे उनकी है, लेकिन उसकी कोई जजमेंट तो वो नहीं है। दैट इज़ माइनॉरिटी व्यू ओनली। चल, अब ये हो गया। इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत में भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कोई डल मोमेंट नहीं है मलिक साहब। अब यहाँ पे सिंध और वफाक आमने सामने थे, जज़ायर का मामला हो और सबसे बढ़कर IG वाला मामला आपने भी देखा होगा सारा उसमें, तो इसकी लीगल स्टैंडिंग और लीगल इसमें क्या व्यू पॉइंट है क्या? देखिए, लीगल तो ये है कि असल में जो भी वहाँ इंसिडेंट हुआ जिसमें आपने मुख्तलिफ वर्शंस देखे, अब तो 3 इंक्वायरीज ही हो रही हैं स्टेजेस पे। असल में तो जो भी वहाँ पे वकूआ होगा, अगर वो इलीगैलिटी थी, अगर वो एक गैर कानूनी काम था, तो वो तो मुकामी पुलिस का काम था कि उसके ऊपर वो एक्शन लेते। तो पुलिस नजर आ रही है उसके ऊपर एक्शन लेते। असल तो इख्तियार उनके पास है, वो FIR देते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। एक और मसला जो IG का अगवा था, कोई ये अगवा होता है, ये पुलिस में कोई रिपोर्ट होती है, FIR होती है, अगर कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई तो क्या उस पर कुछ हो सकता है काम, या बस वो खत्म हो गया? अब देखिए, जो हमारा क्रिमिनल लॉ उसमें तो ये है कि आप और मैं भी अगर कोई ऑफेंस होते हुए देखें तो वी कैन बी कंप्लेनेंट, जबकि अगर अमेरिका में देखें तो ये कानून है, वो वहाँ पे और सिस्टम। हमारे तो सिस्टम ये है कि मैं भी देखूँ अगर कोई ऑफेंस होते हुए, ज़रूरी नहीं मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ। अच्छा तो ये इसकी कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। इतना हम लोग करते हैं, ट्रस्ट करते हैं पुलिस ने, जब पुलिस अपनी हिफाजत नहीं करेगी तो बाकियों की हिफाजत क्या? देखिए, ये सबसे बड़ा मसला यही है और मैं समझता हूँ पूरे डिपार्टमेंट का मसला ये बना कि फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स सुबह जाता है उनके पास कि मेरा भाई, मेरा बाप अगवा हो गया है, और वो कहे जी हमारा तो खुद IG अगवा हो गया। तो लेकिन अब मेरे ख्याल 3 इंक्वायरीज हो रही हैं, जो भी फैक्ट्स आए, जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी। उसके बाद एक्शन की बात करते हैं मलिक साहब। देखें, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती को कह रहा है तो आप नो बोलें। आप ये तो नहीं कि वो काम करते हैं और फिर उसके बाद आकर आप कहेंगे मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो उसका तो फिर आप स्टैंड लें, फिर उसका भी ये हो। या ये जो सारा पूरा डिपार्टमेंट ही छुट्टियों पे जा रहा था, पूरा एक सिलसिला शुरू हो गया था, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर ये सारे चले जाते फिर क्या होता? अब देखिए, असल में बात ये है कि अगर वो IG साहब जो हैं वो ये समझते थे कि मुझे अगवा कर रहे हैं, अगर वो ये समझते थे अगवा है, तो उनको ही वहाँ पे कोई रिएक्ट करना चाहिए था, कोई इसका होता। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये जो जाना है छुट्टियों पे, ये तो एक शायद कोई एक बेबसी की मिसाल है, या सबसे कम दर्जा ईमान वाला जो आप कह लें। अच्छा, अब इसमें आप आ जाएं दूसरा कि कानून का पहलू मैं देख रहा हूँ और चीज़ें देख रहा हूँ। अब फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आमने सामने। अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए तो उन्होंने अपील की आर्मी चीफ से। अब ये जब भी इस तरह का जब
वफाक यानी फेडरेशन और सूबा आमने सामने आ जाए, तो क्या कोई लीगल वे आउट है हमारे पास, कोई और मैकेनिज्म है? अब देखें अपोजिशन भी सरापा एहतजाज है, गवर्नमेंट भी 1 इंच बज नहीं कर रही, तो इस सारी चीज़ों में कौन इनको चुप कराएगा, कौन इनको तसल्ली करवाएगा, आर्बिट्रेटर कौन होगा? बात यह जब बिलावल साहब ने भी चीफ साहब CNC से कहा तो इसका मतलब है, और उन्होंने भी उस पर एक्शन जब ले लिया तो इसका मतलब वो भी समझते हैं कि अगर कोई शख्स रिस्पॉन्सिबल है जो उनके लिए एक मसला बन रहा है, जो उनकी रेपुटेशन के लिए मसला बन रहा है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। सुप्रीम कोर्ट के 2 काम है बुनियादी तौर पे, जो एक तो फंडामेंटल राइट्स का जब मसला हो तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट जेलसली गार्ड दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन। और दूसरा पुलिस भी सुमोटो ले सकते थे। देखिए बिल्कुल, पुलिस वाला भी तो सिटीजन है ना, पुलिस वाला भी तो पहले सिटीजन। जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात और उसके बाद हाँ, और जो पहले आपने फरमाया उसके बाद ये है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसके अंदर फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान अगर प्रॉब्लम, तो वो भी असल में सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। और ये बड़ा अच्छा होगा बिकॉज एक क्राइसिस की सिचुएशन अगर हम इसको समझें तो, या जज़ायर वाले इशू पे भी जो आइलैंड वाले वो भी एक क्राइसिस की सिचुएशन है। फेडरेशन कह रही है कि हमारा यहाँ पे राइट हो, प्रोविंस कह रहा है नहीं हो सकता, हमारा राइट है। तो बजाय इसके कि वो जो एक चल रहा है कि जी एक लावा पक रहा है, तो इससे पहले कि उस लावे का फटने का हम इंतजार करें, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन टू एक्ट। अच्छा, अब देखें जब अपोजिशन सड़कों पे आ गई अपना नैरेटिव लेकर, बयानिया लेकर, गवर्नमेंट ने अपना वो कर दिया, फिर बीच में जो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, उसको भी शामिल कर दिया गया। इस सारे मामले में जब तनकीद की थी जो लंदन में बैठे हुए हैं, अब वो MQM बानी की बात नहीं कर रहा, अब लंदन वाले दूसरे जो हमारे हैं, नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, अब उन्होंने अदलिया के भी चीफ जस्टिस का नाम लिया, साकिब निसार का। बाकी उस पर तो बात हो गई, उस पर किसी ने कोई बयान भी नहीं दिया, ना कोई बात की। और अदलिया के सारे क्राइसिस में कोई किरदार है? देखिए अदलिया का क्राइसिस में असल में जो अब इस वक्त डिपेंड ये करता है कि वो जो सू मोटो जुरिसडिक्शन है कि उसको जो भी इस वक्त चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करें। हमने तो बार ने तो हमेशा कहा कि वो जो चीफ सू मोटो का इख्तियार है उसके ऊपर भी कोई SOPs, कोई रूल्स, कोई चीज़ बना दें ताकि उसमें भी यूनिफॉर्मिटी है। सिर्फ स्वीट विल ऑफ द चीफ जस्टिस ना हो, वो फुल कोड बनाएगी। उसमें कोशिश हुई 2 बार लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी। पिछले चीफ जस्टिस साहब ने भी कोशिश की कि एक फुल कोड में वो कोई रूल्स बन जाए, कोई ऐसे SOPs बन जाए, लेकिन वो नहीं बन सके। देखें जी, जहाँ तक अमेरिकन का तल्लक है, अमेरिका तो अपने मसले मसाइल में फंसे हुए हैं और उनका इलेक्शन है नवंबर के अंदर। वो तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई इंटरफेरेंस उनकी है। उसके अलावा उनका एम्बेसडर भी यहाँ से जा चुके हैं और उनकी DCM एक्टिंग एम्बेसडर चार्ज उनके पास है, तो वहाँ पे इतनी एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आती। अब रहा कुछ हमारे दोस्त हैं मिडल ईस्ट के अंदर, गल्फ स्टेट्स में, GCC में, वो ज़रा से एक्टिव हैं। आजकल उनकी रिपोर्टें ज़्यादा आती हैं, गुड और बैड। तो और जाहिर है जो हमारा एक नॉन एनिमी है इंडिया, वो जो भी हरकतें कर रहा है आप लोगों को पता है। बट बाय एंड लार्ज मैं नहीं समझता कि किसी की ऐसे डायरेक्ट कोई इंटरवेंशन, मुझे तो आई हैव नो एविडेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो बाहर बैठी है, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब, उनको भी चाहिए कि भाई वो जिस तरीके के बयानात उन्होंने एक गुजरावाला की रैली में दिया है वो मुनासिब नहीं थे। सो मच सो कि मेरे कुछ दोस्त हैं PMLN के अंदर, उनसे बात हुई है, वो भी घबराए हुए हैं, उनके बल्कि केसेस नैब में भी चल रहे हैं एंड दे आर वेरी अपसेट कि भाई ये क्या नैरेटिव लेके बैठे हुए हैं। वो तो वहाँ बैठे हुए मज़े कर रहे हैं, हम तो यहाँ आए, हमें मुसीबत पड़ेगी। तो अगर आपस में उनसे बात करें, दे आर वेरी अपसेट बिकॉज वो ये कहते हैं कि भाई 99-2000 में भी मुशर्रफ के साथ ये लोग कुछ अरेंजमेंट करके सऊदी बीच में आया और ये चलेगा और किसी को पता नहीं चला। और इस दफ़ा भी यही हुआ आपस में। देखिए शरीफ फैमिली, अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन पार्ट ऑफ द PMLN, ये अपनी फैमिली के तक की हैं और बाकी ये जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि ये एक किस्म के डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो। तो ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलती ना। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि लोग भी काफ़ी अपसेट हैं जो PMLN की सीनियर लीडरशिप है, जिनके केसेस चल रहे हैं और जो नैरेटिव नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आई थिंक दे हैव टू मेंड देयर वेज।
अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें भी आपने तवील अरसा किया है, PMLN की साइकी तो आपने बता दी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रेजिग्नेशन की तरफ, सिंध हुकूमत छोड़ने की तरफ कोई एक्सट्रीम कोई स्टेप लेगी, या इस सारी तहरीक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हासिल करना चाह रही है? देखिए जी, मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सबसे इस वक्त अगर आप पॉलिटिशियंस में आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब, ये दोनों एक लेवल के हैं एंड दे वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियंस। और जरदारी साहब कोई मौका ऐसा गवाचेंगे नहीं जहां वो फ़ायदा लेंगे नहीं फ्रॉम दी एस्टैब्लिशमेंट। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स